एक भारतीय फ्रीडम फाइटर जिसके पीछे अंग्रेज लग गए, वो अपनी जान बचाने के लिए यूएस भाग गया। पड़ोसियों के लिए जो अमर नाम का लड़का था, ये गो टू फिक्स बॉय बन गया। उनके पास एक नैक था, एक कान था, एक हाई क्वालिटी साउंड को सुनने का। 1964 फ्रेमिंगम मैसाचुसेट्स, यहाँ पे बोस कॉर्पोरेशन रजिस्टर हुई। एक भारतीय फ्रीडम फाइटर जिसके पीछे अंग्रेज लग गए, वो अपनी जान बचाने के लिए यूएस भाग गया और वहां पे जाके उसने यूएस में शरण ली। यूएस में शरण लेने के बाद उसकी शादी हुई एक अमेरिकन स्कूल टीचर के साथ, जगह थी पेंसिल्वेनिया। उनके यहाँ पे 2 नवंबर 1929 को एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे का नाम था अमर गोपाल बोस। ये बच्चा शुरू से ही टेक्नोलॉजी के लिए और इलेक्ट्रिकल चीजों के लिए इसका लगाव बहुत ज्यादा था। बेसमेंट इसकी जगह थी जहां पे ये बहुत ज्यादा वक्त बिताता था। मात्र 13 साल की उम्र में इसने रेडियो को ठीक करना शुरू किया। वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था और पड़ोसी अपने खराब रेडियो को लेके बोस की फैमिली के दरवाजे पर आने लगे। ये बच्चा उन रेडियो को ठीक करता, उसके बदले में कुछ पैसे लेता और ये रेडियो ठीक करके उनको वापस कर देता। बोस की फैमिली का बेसमेंट इस बच्चे का प्लेग्राउंड बन गया, जहां पे बच्चा घंटों और कई दिन तक बिताता था। यहाँ पे ये अपनी मेंटल हंगर को शांत करता था। और पड़ोसियों के लिए जो अमर नाम का लड़का था, ये गो टू फिक्स बॉय बन गया था। यानी अगर आपके रेडियो में कोई प्रॉब्लम है तो यही लड़का उसको फिक्स कर सकता है। एक शाम को एक पड़ोसी एक खराब रेडियो लेके अमर बोस के घर पे आया। वो रेडियो वो कहीं और इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग शॉप पे दिखा चुका था और वो रेडियो अभी तक खराब था। अमर बोस ने इसको पर्सनल चैलेंज लिया। उस 13 साल के बच्चे ने पूरी रात उस रेडियो के ऊपर लगाई और सुबह वो रेडियो एकदम ठीक था, एकदम नई कंडीशन के अंदर था। यहाँ पे अमर बोस ने इस छोटी सी एज के अंदर 2 चीजें सीखी। नंबर 1, कभी भी क्वालिटी के साथ करो। नंबर 2, हमेशा सॉल्यूशन के लिए सोचो। जो अमर बोस के फादर थे, ये प्रिंसिपल्स वाले इंसान थे। इन्होंने अमर बोस को एक चीज सिखाई और इन्होंने अमर को बोला कि ये चीजें सारी जिंदगी अपने साथ रखना। और वो चीज थी कि वेल्थ टेम्परेरी है बट एक्सीलेंस परमानेंट है। ये अमर ने एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल इस्तेमाल किया अपनी पूरी जिंदगी। अमर का जो इंटरेस्ट था साउंड और इलेक्ट्रिकल के लिए, वो बढ़ता चला गया और 1940 के आते आते तक वो अपनी एक्सट्रीम तक पहुंच चुका था। और इसी इंटरेस्ट ने उनको ले जाके खड़ा कर दिया MIT के दरवाजे। वहां पे उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लिया और एकॉस्टिक्स और साउंड के अंदर स्पेशलाइजेशन करी अपनी PhD के दौरान। इसी पीरियड के दौरान अमर बोस ने एक हाई एंड स्टीरियो सिस्टम के ऊपर इन्वेस्ट किया। अपने आप को ट्रीट देने के लिए उन्होंने खरीदा, घर लाए, लेकिन जैसे उसको ऑन किया वो डिसअपॉइंट हो गए। उनके पास एक नैक था, एक कान था, एक हाई क्वालिटी साउंड को सुनने का। इतने पैसे खर्च करने के बाद जो रिच साउंड और जो हाई क्वालिटी साउंड वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो उसके अंदर एकदम गायब थी। यहाँ पे अमर बोस ने सोचा कि यार क्यों हम एक लाइव कंसर्ट जैसी, लाइव साउंड जैसा एक्सपीरियंस हम लोगों को नहीं दे सकते। यहाँ पे अमर ने उस स्टूडियो को वापस नहीं किया, बल्कि उस स्टूडियो को अपने पास रख लिया, उसके ऊपर कुछ एनालिसिस करे और उन्होंने ये एनालाइज किया कि जो स्टीरियो उस टाइम डिजाइन करे जा रहे थे वो बिल्कुल भी एकॉस्टिक्स को और रिफ्रेक्टिव साउंड को दिमाग में रख के नहीं बनाए जा रहे थे। तब अमर ने ये सोचा कि यार अगर हम ऐसे म्यूजिक सिस्टम डिजाइन करें जो कि दीवार से टकरा के साउंड वापस यूजर के पास आए, तो यूजर को एक लाइव कंसर्ट जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। और यहाँ पे जो उनकी बैकग्राउंड थी MIT की साउंड की, एकॉस्टिक्स की, वही इस चीज को फ्यूल कर रही थी। अपनी PhD कंप्लीट करने के बाद अमर ने एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया MIT के अंदर। बच्चों को पढ़ाने का पैशन उनके अंदर शुरू से था और वो बच्चों को हमेशा कुछ अलग तरीके से सोचना सिखाते थे। टीचिंग के दौरान उन्होंने अपनी रिसर्च साउंड और एकॉस्टिक्स के ऊपर अपनी ऑन रखी और ये जो उनकी रिसर्च थी, ये ग्राउंड वर्क की तरह इस रिसर्च ने काम किया जब उन्होंने अपनी कंपनी फॉर्म की। 1960 के दशक के आते आते तक अमर बोस एक ब्रिलियंट रिसर्चर और प्रोफेसर बन चुके थे, लेकिन डीप इनसाइड उनको ये पता था कि उनको अपनी एक क्लासरूम की नॉलेज को आउटसाइड वर्ल्ड पे लेके जाना है और लोगों को एक ब्रिलियंट साउंड के साथ रूबरू कराना है। 1964 फ्रेमिंगम मैसाचुसेट्स, यहाँ पे बोस कॉर्पोरेशन रजिस्टर हुई और बहुत छोटी टीम और उससे भी छोटे बजट के साथ बोस कॉर्पोरेशन का जन्म हुआ। बाकी कंपनियों की तरह अमर बोस का जो विजन था वो एकदम इमीडिएट प्रॉफिट कमाना नहीं था, बल्कि वो प्रॉफिट कमाना था ही नहीं, वो लोगों को एक एज अ साउंड एक्सपीरियंस देना था जो उनको लाइव कंसर्ट में मिलता है। स्क्रैच से कंपनी शुरू करना उस टाइम बहुत मुश्किल था, प्रोवाइडेड उनके पास बजट भी बहुत कम था। अमर बोस एक फुल टाइम प्रोफेसर की तरह भी काम कर रहे थे और टीम भी बहुत छोटी थी। इन लोगों ने घंटों घंटों काम किया, अपने डिजाइन्स को रिफाइन किया, लगातार टेस्टिंग करते रहे और अपनी जो लर्निंग थी रिफ्लेक्टिव साउंड की वो ऊपर करते चले गए। 1968 में बोस ने अपना पहला म्यूजिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम था 901 डायरेक्ट रिफ्लेक्टिंग स्पीकर सिस्टम। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था और ये मार्केट में आते ही हिट हो गया। इस म्यूजिक सिस्टम के अंदर साउंड डायरेक्ट भी आ रही थी और साउंड वॉल से टकरा के भी यूजर के पास आ रही थी। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो लोगों ने पहली बार किया था। लोग अपने बेडरूम के अंदर, अपने ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के लाइव कंसर्ट जैसी साउंड का एक्सपीरियंस कर पा रहे थे।
ये बोस कॉर्पोरेशन के लिए एक गेम चेंजर था और यहां से बोस अपने कॉम्पिटिटर से पहले प्रोडक्ट के साथ ही बहुत ऊपर निकल गया था। अमर बोस ने अपने इस प्रोडक्ट के साथ एक बहुत अनयूजुअल डिसीजन लिया। एज अ सीईओ उन्होंने डिसाइड किया कि हम मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट्स जो बोस कॉर्पोरेशन से आएगा वो हम रीइन्वेस्ट करेंगे इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। 901 की सक्सेस के बाद बोस कोई एक छोटी कंपनी या फिर कोई एक छुपा हुआ या स्टार्टिंग वाला नाम नहीं रह गया था, ये एक इनोवेशन का नाम बन गया था। लेकिन अमर बोस यहाँ पे रुकने के लिए तैयार नहीं थे, वो अपने नेक्स्ट इनोवेशन के लिए एकदम रेडी थे। 1970 की बात है, अमर बोस एक फ्लाइट के अंदर थे और उस टाइम फ्लाइट की जो आवाज थी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी उनको। उन्होंने सोचा उसी टाइम कि क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, और यहाँ पे जन्म हुआ नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स का। जी हाँ, नॉइस कैंसिलेशन का कंसेप्ट देने वाले अमर बोस ही थे। नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स माइक, स्पीकर और नॉइस कैंसिलेशन एल्गोरिथम्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर था आप कह सकते हैं। और जो ये अनवांटेड साउंड्स होती हैं ये उनको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कट डाउन कर देता था। आने वाले दौर में नॉइस कैंसिलेशन कोई नॉर्मल टेक्नोलॉजिकल लीप नहीं रह गया था, ये ग्लोबल फिनोमिना हो गया था। इसके अंदर हजारों एप्लीकेशंस आई थी। इसके अंदर बोस खाली पर्सनल म्यूजिक सिस्टम के अंदर ही नहीं रुके, ये लग्जरी कार के म्यूजिक सिस्टम्स के अंदर भी गए। पोर्श, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू सबने इनके म्यूजिक सिस्टम का इस्तेमाल किया। बोस साउंड एक्सीलेंस, साउंड इंजीनियरिंग का दूसरा नाम बन गया। 1980 के दशक में बोस ने वेव रेडियो इंट्रोड्यूस। ये बहुत कॉम्पैक्ट डिवाइस थी, इतनी कॉम्पैक्ट थी कि आप अपने बेड साइड पर रख सकते थे इसको, लेकिन इसकी साउंड पूरे कमरे को भर देती थी। ये उस टाइम के हिसाब से बहुत आगे की टेक्नोलॉजी थी, किसी ने उस टाइम ये देखा भी नहीं था कभी। इट वॉज अ ह्यूज हिट एंड पीपल वॉज शॉक्ड एंड पीपल वॉज लाइक और इन दिस ऑफ, लोगों ने इसको इंजीनियरिंग मार्बल की तरह लिया। ये जो प्रोडक्ट की पूरी लाइनअप थी ये बोस को अपने कॉम्पिटिटर से अलग इसलिए बना रही थी, क्यों? क्योंकि बोस लगातार हाई एंड रिसर्च करे जा रहा था और प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, बट जो भी प्रोडक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे वो एक नई टेक्नोलॉजी, एक यूनिक टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहा। 1990 के आते आते तक बोस एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका था। ये एक्सीलेंस का, साउंड इंजीनियरिंग का दूसरा नाम बन चुका था। नासा बोस के स्पीकर्स यूज कर रहा था, एस्ट्रोनॉट्स बोस के हेडफोन्स यूज कर रहे थे, पायलट्स बोस के हेडफोन यूज कर रहे थे, ओलंपिक्स के अंदर बोस के स्पीकर्स का इस्तेमाल हो रहा था। जो ट्रू जीनियस थी बोस की वो ये थी, बोस वो प्रोडक्ट बना रहा था जो लोगों ने कभी देखे भी नहीं थे, लोगों को पता भी नहीं था कि उनको उस प्रोडक्ट की जरूरत भी है। और वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने के जस्ट बाद लोगों को लगता था यार ये पहले क्यों नहीं बना। न्यूयॉर्क की सड़कों से लेके टोक्यो के टेक हब्स तक बोस का डंका बज रहा था। अमर बोस ने बहुत फेमसली उस टाइम एक बात बोली थी जो आज भी लोग उस बात को याद करते हैं। वी आर नॉट इन बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स, वी आर इन बिजनेस ऑफ सेलिंग एक्सपीरियंसेस। बोस को फाउंड करने के बाद भी अमर बोस का जो लगाव था टीचिंग के लिए वो कम नहीं हुआ। वो 45 ईयर्स तक MIT के अंदर पढ़ाते रहे। जब वो MIT से रिटायर हुए उन्होंने अपने मेजॉरिटी स्टेक MIT को सेल कर दिया, इस शर्त के साथ कि बोस कॉर्पोरेशन का जो प्रॉफिट है वो हमेशा बोस के अंदर रीइन्वेस्ट होता रहेगा ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता रहे। वो बहुत स्ट्रांगली फील करते थे कि एजुकेशन एक वो टूल है जिससे हम लोगों को सच में अपलिफ्ट कर। इतनी ह्यूज सक्सेस के बाद भी अमर बोस हमेशा एक हम्बल और एक लिटिल इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान रहे। आज भी अमर बोस के बेहद कम इंटरव्यूज ऑनलाइन अवेलेबल है। 2013 में 83 इयर्स की एज में अमर बोस का निधन हो गया और वर्ल्ड ने एक साउंड जीनियस खो दिया। लेकिन अपने पीछे जो वो लेगेसी छोड़ के गए, जो वो प्रोडक्ट्स छोड़ के गए, वो आज तक जिंदा है। आज तक बोस नए नए प्रोडक्ट्स और नई नई चीजों में इनोवेशन करता जा रहा है। जो लेगेसी ऑफ इनोवेशन उन्होंने छोड़ा है आज भी हम उसके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। टेक केयर, बाय बाय।